20 साल बाद भी मुझे छोटी और बंद जगहों में रहना पसंद नहीं है। मेरा नाम जेसन है और 20 साल पहले कुछ हुआ था जो मेरे दिमाग में आज भी कायम है। मैं आज भी जब उठता हूँ तो मुझे मेरा दिल जोर से धड़कता हुआ महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरे साथ बैठी है और अंधेरे में उसकी सांसें मेरी सांसों के साथ चल रही हैं। मुझे वो दिन बहुत ही अच्छे से याद है। वो दिन भी बाकी दिनों जैसा ही था। क्लासेस खिंचती ही चली जा रही थी और मैं स्कूल से निकलने के लिए बेकरार हो रहा था। लेकिन फिर मेरी टीचर मिसेस क्रेविट्स ने कहा कि मुझे होमवर्क खत्म करने के लिए स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा। उन्हें वैसे भी छोटी बात को बड़ा बनाने का शौक था और मुझे तो लगता है कि उस दिन वो अपने पति से लड़कर भी आई थी, इसलिए और भी ज्यादा गुस्से में थी। जब वो एक फोन कॉल लेकर क्लास में वापस आई तो उनके हाव भाव से मैं समझ गया कि मेरे बाकी का बचा हुआ दिन कैसे जाने वाला है। जेसन, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? अभी नहीं मिसेस क्रेविट्स। वेल, तो फिर मुझे अफसोस के साथ ये कहना होगा कि तुम्हें इसके लिए स्कूल के बाद रुकना पड़ेगा। मैंने बगावत करने की कोशिश की लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया, इसलिए मैंने सब कुछ अपनी किस्मत पर छोड़ दिया और अपना सामान बांधने लगा। जब मैं अपनी किताबें बैग में रख रहा था तो मैंने देखा कि मिसेस क्रेविट्स अजीब ढंग से मेरी तरफ देख रही थी। उनके देखने के तरीके से ही मैं समझ गया था कि आज दोपहर कुछ अच्छी नहीं जाने वाली। क्या कुछ गड़बड़ हुई है मिसेस क्रेविट्स? तुम्हारे मार्क्स बहुत गिर रहे हैं जेसन। क्या तुम फेल होना चाहते हो? मुझे माफ कीजिएगा मिसेस क्रेविट्स, मैं और मेहनत करूंगा। तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। चलो तुम्हारे होमवर्क से शुरू करते हैं। और इस तरह मैंने अपना काम करना शुरू कर दिया। मिनट घंटों में बदलने लगे और घंटे ऐसा लगने लगा जैसे दिन में बदल रहे हैं। मिसेस क्रेविट्स बहुत ही सख्त टीचर थी, लेकिन मैंने वो मुश्किल घड़ी भी पार कर ली। आखिरकार मैं उस काम के अंत तक पहुंच ही गया। थोड़ा सा और काम, फिर तुम्हें जाने की इजाजत मिल जाएगी जेसन। तो आइए अब मैं आपको स्कूल के बारे में कुछ समझाता हूँ। ये एक प्राइवेट स्कूल है, इसलिए यहाँ बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं और ये स्कूल बहुत ही सुनसान जगह पर है, इसलिए इसके आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जब मैं मिसेस क्रेविट्स के साथ वहाँ पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ और कोई नहीं था और इसी वजह से स्कूल के बाकी हिस्से की लाइट्स बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी, जिससे पूरा स्कूल बहुत ही डरावना लग रहा था। खैर, मेरा ध्यान उस चीज पर बिल्कुल नहीं था क्योंकि मैं खुश था कि मेरा काम खत्म हो गया है। जैसे ही मैं जाने के लिए उठा और अपना सामान बांधने लगा, अचानक हॉलवे की लाइट्स जो काफी देर से बंद थी अचानक जल गई। ये क्या? मैंने मुड़कर मिसेस क्रेविट्स की तरफ देखा, लेकिन उन्होंने अपने कंधे हिलाए और पता नहीं क्या इशारा किया। हो सकता है कि किसी काम करने वाले ने उसे जलता छोड़ दिया हो। तुम जाकर लाइट बंद कर दो जेसन। लंबी सांस लेकर मैं हॉलवे में गया। लाइट्स का स्विच काफी दूर था, जिसके लिए मुझे पूरे हॉलवे पार करना था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। ये ऐसा एहसास था जिससे मैं बहुत डर गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। आखिर में मैं लाइट्स के स्विच तक पहुंच गया और मैंने लाइट्स बंद कर दी। जैसे ही मैंने ऐसे किया, मैंने अपने पीछे से कुछ आवाज आती हुई सुनी। पीछे मुड़कर मैंने हॉलवे की तरफ अपनी नजर घुमाई। हॉलवे के दूसरे कोने पर मुझे एक परछाई खड़ी हुई दिखी। सिर्फ खिड़की से आ रही लाइट की वजह से मैं ठीक से कुछ नहीं देख पा रहा था, लेकिन जितना मुझे दिखा उस हिसाब से उसके बाल बिखरे हुए थे और शायद उसने कोई लंबी सी ड्रेस पहनी हुई थी। कौन है वहां? उस तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं फड़फड़ाने लगा, लेकिन मुझे यकीन था कि ये मेरी क्लास का ही कोई बच्चा है जो मेरे साथ ही मजाक कर रहा है। जैसे ही वो परछाई क्लास के नजदीक पहुंची, मिसेस क्रेविट्स ने अपना सर कमरे से बाहर निकाला। जेसन, तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, उस लड़की ने अपना काम शुरू कर दिया। वो मिसेस क्रेविट्स की तरफ बढ़ी, उसने उनका गला पीछे से पकड़ लिया और उन्हें धक्का देकर घसीटते हुए क्लास के अंदर ले गई। मैंने क्लासरूम की लाइट्स को झिलमिलाते हुए देखा और फिर कमरे में अंधेरा छा गया। पूरे हॉलवे में उनकी दर्दनाक चीख गूंजने लगी। मैं डर के मारे वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मैंने वहां से भाग जाने के बारे में भी सोचा, लेकिन मैं मिसेस क्रेविट्स को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैंने ये भी सोचा कि मैं क्लासरूम जाकर देखूं अगर मैं मिसेस क्रेविट्स की मदद कर सकता हूं तो, लेकिन मैं उसके लिए बहुत डरा हुआ था। आखिर में मैं एक हिरण की तरह बस खड़ा रहा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक वहां यूं ही खड़ा था, लेकिन आखिरकार चीखों का सिलसिला रुक गया। अब मैं बस एक ही आवाज सुन पा रहा था। वो थी लंबी लंबी सांसों की आवाज जो क्लासरूम से आ रही थी और फिर वो दोबारा अंधेरे से निकलकर बाहर आया। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखों में हैवानियत। वो मेरी ही उम्र की कोई लड़की थी, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाया। उसने कुछ सेकंड्स तक मुझे देखा और मैं उसकी आंखों में पागलपन देख रहा था। आखिरकार मेरे मुंह से आवाज निकली जो हॉलवे में गूंजने लगी।
मुझसे। मैं मुड़ा और स्कूल से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगा। वो लड़की भी पागलों की तरह हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उस उम्मीद से मुड़ा कि अब मेरे सामने बाहर का रास्ता होगा और मैं बच जाऊंगा, उसकी बजाय मेरा सर जोर से एक दीवार पर जा लगा। वो झटका इतनी जोर से लगा कि मैं जमीन पर गिर गया। मैंने डर के मारे गलत मोड़ ले लिया था और बाहर निकलने की बजाय अब मैं स्कूल के बहुत अंदर जा चुका था। मैं फिर एक बार उसकी हंसी सुनता हूं, ऐसी हंसी जिसे सुनकर मेरे गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते थे। जो एक ऐसे इंसान की हंसी थी जो बिल्कुल पागल था, एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में खालीपन के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने खुद को संभाला और फिर भागना शुरू किया। उठने पर मुझे पता चला कि मेरी एक टांग पर मोच आ गई है। उसका हंसना अचानक बंद हो गया, लेकिन मैं फिर भी भागता रहा जब तक मुझे सामने सफाई का सामान रखने के लिए बना कमरा नहीं दिख गया। मैं जल्दी से उसकी तरफ भागा और मैंने उसे जोर से बंद करके अंदर से ताला भी लगा लिया। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैंने लाइट्स बंद ही रखी थी और अंधेरे में बैठा था। मैं नहीं जानता कि मैं वहां कितनी देर तक था, लेकिन इतनी सन्नाटे की वजह से मेरी सुनने और महसूस करने की शक्ति उस वक्त के लिए बढ़ गई थी। और इसी वजह से एक पल ऐसा आया जब मेरा दिल जैसे धड़कना बंद हो गया, क्योंकि मैंने वहां किसी की लंबी सांसों का एहसास किया था, ठीक मेरे बगल में, उस कमरे के अंदर। आज तक मैं ये नहीं समझ पाया कि वो कब और कैसे उस कमरे के अंदर आई। मुझे नहीं पता कि क्या उस कमरे में आने के लिए कोई और दरवाजा भी था, या फिर मेरे भागने के साथ साथ ही वो भी अंदर आ गई थी। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो वहां मेरे साथ थी। मैं उसका पागलपन अपने करीब महसूस कर पा रहा था। उसकी सांसें, उसकी गहरी सांसें ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखून बोर्ड पर चलाता हो। चिल्लाते हुए मैं उस कमरे से बाहर निकला और दोबारा हॉलवे में आ गया। मैं बिना इधर उधर देखे सीधे स्कूल से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ भागने लगा। मैं इतना जरूर जानता था कि वो हंसते हुए मेरा पीछा कर रही है। दूर रहो मुझसे, मैं ऐसा कहता हुए चिल्लाने लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी मेरी आवाज सुनी होगी। आखिरकार मुझे बाहर का रास्ता दिख गया और मैं भागा। भागते हुए मैं पार्किंग में गया जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने उसका दरवाजा खुला ही छोड़ा हुआ था। मैं फौरन उसके अंदर बैठा और मैं झट से अपना फोन निकालकर पुलिस को मिलाने लगता। जब मैं ये कर रहा था और जब मेरी नजरें ऊपर उठी तो मैंने देखा कि स्कूल के दरवाजे पर वो लड़की खड़ी हुई थी। पुलिस ने मुझे बाद में बताया कि वो लड़की पागल खाने से भागी हुई थी। वो उसे पकड़ने में अब तक सफल नहीं हुए थे। आखिरकार पिछली बार जब मैंने पूछा था तब तक तो नहीं। आज तक मुझे कभी कभी लगता है कि वो मुझे मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। उसकी वो पागलपन से भरी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आप जापानीज रीति रिवाजों के बारे में कितना जानते हैं? ये सवाल मैं हर उस शख्स से पूछती हूँ जो मेरी कहानी को सुनता है। मेरे इस जवाब में इसलिए भी दिलचस्पी रहती है क्योंकि तभी वो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, और ये भी कि उस दिन मैंने और मेरी सहेलियों ने मिलकर क्या गलती की जिस दिन हमने वो दरवाजा खोला जो हमें नहीं खोलना चाहिए था। आइए मैं आपको ठीक से समझाती हूँ। जाहिर है कि आपको कैंडीमैन या ब्लडी मेरी के बारे में पता होगा, है ना? हानाको-सान को बुलाने वाला खेल भी कुछ वैसा ही है। इस गेम को शुरू करने के लिए आपको स्कूल की तीसरी मंजिल के तीसरे बाथरूम में जाना होता है। जब आप उसके दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं तो आपको लगातार 3 बार कहना होता है हानाको-सान। ऐसा करने के बाद आपको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो आपको बताती है कि वो बाथरूम के अंदर है। उसके बाद आप किसी को टॉयलेट फ्लश करते हुए सुनते हैं तो तब हानाको-सान गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इससे पहले कि आप टॉयलेट फ्लश करें किसी राक्षस का हाथ पीछे से आपका सर पकड़ ले और आपको हानाको-सान के साथ टॉयलेट में धकेल दे और आपको मौत से भी बदतर जिंदगी दे। जाहिर है कि इस खेल के कुछ नियम भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हानाको-सान आपको टॉयलेट में किसी छोटी लड़की के रूप में लाल स्कर्ट और काले बालों में दिख सकती है। ये भी कहा जाता है कि हानाको-सान आपको नहीं मारेगी अगर आप अपनी क्लास की टॉप लड़की हैं तो। नियम चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, जापान में हानाको-सान को बुलाना एक आम बात है, फिर चाहे वो आए या ना आए। जब आप स्कूल में नए होते हैं तो ये आपको करना ही पड़ता है। आइको, क्या तुम पक्का ये करना चाहती हो? मुझे करना ही होगा, नहीं तो मुझे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अगर हानाको-सान ने तुम्हें पकड़ लिया तो? हे, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। सभी लोग ये करते हैं। हानाको-सान सच में थोड़ी ना है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा आइको। तो तुम आ गई आइको? हाँ, मैं तैयार हूँ। बढ़िया, तो क्या तुम नियम जानती हो? हाँ, मैंने उन्हें याद कर लिया है। बहुत बढ़िया, चलो सब एक साथ चलते हैं।
हम सब एक साथ बाथरूम की तरफ जाने लगे, लेकिन जब हम तीसरे बाथरूम की तरफ जा रहे थे तो एक लड़की पीछे ही खड़ी हो गई और डरते हुए एक बाथरूम में जाकर बैठ गई और दरवाजा बंद कर लिया। तुम कर सकती हो आइको, हमें तुम पर यकीन है। ओके, मैं ये कर सकती हूँ। हानुको-सान, हानुको-सान, हानुको-सान। जब मैंने ये शब्द 3 बार कहे तो पूरे बाथरूम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह किसी और दुनिया में चली गई है, बिल्कुल शांत। मैं अपनी सांसें तक सुन पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस बाथरूम में अकेली हूं। गर्ल्स, कुछ नहीं हुआ, क्या मैं बाहर आ जाऊं? हे, मुझे कुछ तो बताओ। हानुको-सान नहीं आई, मैं अब जा सकती हूं, है ना? प्लीज मुझे जवाब दो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और फिर अचानक दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मेरी सहेलियां वहां नहीं थी। आखिर चल क्या रहा था? दूसरे ही सेकंड दरवाजा थोड़ा खुला और शोर की आवाज पता चली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, माफ करना, लेकिन इतना मजा आ रहा था। हमें इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, है ना फेंग? मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, ये बहुत ही गलत था। हमें माफ करना आइको, चलो यहां से चलते हैं। वो क्या था? ये आवाज तो दूसरे दरवाजे से आ रही है, मैं देखती हूं। नहीं फेंग, नहीं, ये बहुत खतरनाक है। जैसे ही हमने दरवाजा खोला हम सब बुरी तरह डर गए और डर के मारे पीछे हट गए। वो होनोटा थी। अभी तो वो हमारे साथ खड़ी होकर हंस रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। उसकी स्किन ग्रे रंग में बदल गई थी और उसकी आंखें खतरनाक हो गई थी। हानुटा नहीं! डर के मारे मैं और फेंग दरवाजे की तरफ भागे। हम चिल्लाने लगे और फेंग वहां खड़ी होकर अपनी दोस्त को देखती रही। हम जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन वो बाहर से बंद था। आखिर हो क्या रहा था कि हम अंदर बंद हो गए थे? अचानक हमने दूसरे टॉयलेट में अपने फ्लश होने की आवाज सुनी और वो आवाज लगातार आ रही थी जैसे कुछ अटक गया हो। फेंग, ओ नहीं! जिस तरफ से आवाज आ रही थी मैं फौरन उस तरफ भागी और जब मैं वहां पहुंची तो वो वहीं फेंग टॉयलेट में डूब रही थी। मैंने उसका सर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसका सर पकड़कर उसे अंदर ढकेल रही हो। मैं डर के मारे पीछे हट गई कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। अब तो तुम मेरा अपमान करने के बारे में सोचोगी भी नहीं, क्यों? क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जैसे ही मैं ये कहते हुए पीछे मुड़ी, मैं लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। वो मैं नहीं थी, वो एक जवान लड़की थी जिसके काले बाल थे और जिसने लाल रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। वो हानुको-सान थी। बेचारी आइको, तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। तुम्हें ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए जो तुम्हें समझ में नहीं आते। मैंने कुछ नहीं किया, सभी तुम्हें बुलाते हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारा अपमान कर रही हूं। ओह, लेकिन तुमने ऐसा किया है, मुझे खेल जैसी मामूली चीज के लिए बुलाकर। ये तुम्हारी मेरे साथ पहली और आखिरी गेम होगी। मैंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डर के मारे मैंने उन्हें खोला। मैं तीसरे बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी उस खेल को शुरू करने के लिए। हानुको-सान! मेरी कोई भी सहेली वहां नहीं थी, वो सब एक सपना था। हानुको-सान! लेकिन नहीं, वो सपने जैसा नहीं लग रहा था, वो सच लग रहा था। हानुको-सान! मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया से होकर वापस आई हूं। हानुको-सान! उस वक्त मुझे कुछ खतरनाक होने का एहसास हुआ। जब मैं सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे मुंह से लगातार हानुको-सान निकल रहा था। हानुको-सान! मैं वो बोलने से रोक ही नहीं पा रही थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हानुको-सान! 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 ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर मेरा है ही नहीं, जैसे कोई उसे दरवाजे के आगे हानुको-सान बोलने के लिए मजबूर कर रहा था। हानुको-सान! अचानक मेरा शरीर रुका और मैंने वो बोलना बंद कर दिया। मैं उस दरवाजे के आगे किसी बर्फ के पुतले की तरह खड़ी रही। हानुको-सान! 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 वो धीरे धीरे अंदर से खुला और उसमें से खतरनाक आवाज आई। मैं आ गई।
इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, टॉयलेट के अंदर से एक डरावना हाथ बाहर आया और उसने मेरे सर को पकड़कर मुझे टॉयलेट के अंदर खींचकर डुबाने की कोशिश की। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हुआ। मेरा दम घुट रहा था, बहुत सारा पानी मेरे अंदर जा रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मैं खुद ब खुद एक ऐसे खेल में घुस गई थी जिसे मैं जीत नहीं सकती थी। मैंने एक ऐसी चीज को उकसा दिया था जिसे मैं नहीं जानती थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बाकी लड़कियां मुझे पसंद कर सके। मैं हाँफ रही थी और अब बस मेरी आखिरी कुछ सांसें ही रह गई थी कि वो हाथ हट गया, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। मैं भागते हुए बाथरूम से बाहर निकली। मेरी सहेलियां दूसरी तरफ खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी डरी हुई थी। हे आइको, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुमने हानाको-सान को देखा? क्या उसने तुम्हारी जान बख्श दी? मैं उस हादसे के बाद इतनी टूट चुकी थी कि कोई जवाब नहीं दे पाई और बस जोर जोर से रोने लगी। जब मैंने शांत होकर अपनी सहेलियों को सब बताया, उन्हें लगा कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ, लेकिन मेरा चेहरा देखने के बाद उन्हें मुझ पर यकीन हो गया। वो बहुत डर गई थी और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो आज के बाद कभी ये खेल नहीं खेलेंगी। जब मैं क्लास में पहुंची तो हमारी क्लास टीचर मुस्कुराते हुए मेरे पास आई और उन्होंने बताया कि मैंने क्लास में टॉप किया है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उन ग्रेड्स को हाथ में लिया और अपनी सहेलियों की तरफ देखा। वो समझ गई कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। हानाको-सान उन लड़कियों की जान बख्श देती है जो क्लास में टॉप करती हैं। अगर मैंने एग्जाम में अच्छा नहीं किया होता तो कौन जाने मेरे साथ क्या हुआ होता। अपने करियर की शुरुआत में मैं लोकल स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करता था। कुछ समय पहले ही मेरी शादी हुई थी और स्कूल में सबसे छोटी उम्र का टीचर मैं ही था। वो मेरा पहला दिन था और मैं अपनी क्लास में जा रहा था जब मैंने दो लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बस करो, जाने दो मुझे। वो लड़की इतनी जोर से चिल्लाई कि सभी लोग चुप हो गए। बाकी टीचर्स भी अपनी क्लास से बाहर आ गए। कॉरिडोर में बच्चे इकट्ठे हो गए और सभी आंखें उसी पर थी। वो लड़के जो उसे परेशान कर रहे थे डर के मारे पीछे हट गए। उस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए मैं उसकी तरफ गया। तुम दोनों अपनी क्लास में जाओ अभी, और याद रखना कि मैं स्कूल के बाद तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ। वो लड़के वहां से भाग गए। बाकी सब भी वापस अपने अपने काम पर चले गए और अपनी क्लास में चला गया। मैं अपनी पहली क्लास को मेरे बारे में बताने के लिए मैंने बोर्ड पर अपना नाम लिखना शुरू किया कि तभी मैंने किसी को क्लास के अंदर आते हुए सुना। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो वही लड़की मेरी क्लास में अंदर आ रही थी। वो पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ गई और मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया। वो दिन काफी अच्छा भी था। कुछ दिनों बाद जब मैं आखिरकार अपनी नई नौकरी में जम गया तो मेरे साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी। कोई मेरी गाड़ी के शीशे पर छोटे छोटे नोट छोड़कर जाने लगा। उस पर कुछ नहीं लिखा होता, बस एक लड़का और लड़की की फोटो थी जो हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए थे। उस लड़के के ठीक मेरे जैसे बाल थे और उसने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उस लड़की ने शादी के कपड़े पहने हुए थे। चाहे वो नोट कितने भी अजीब क्यों ना हो, लेकिन मैंने उसे किसी बच्चे का मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। 5वें नोट तक मुझे एक मैसेज मिला। जिसने भी वो नोट भेजा था उसने लिखा था कि आखिर तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो। मैंने फौरन आसपास देखा। सभी बच्चे वापस अपने घर जा रहे थे, कुछ अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। अचानक मेरी आंखें एक बड़े और घने पेड़ की तरफ गई जो सड़क के उस पार लगा हुआ था। जो लड़की मुझे पहले दिन दिखी थी वो उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। जिस तरह वो मुझे देख रही थी उससे मैं बहुत डर गया था। मैं समझ गया कि वो इतने दिनों से मुझे ये नोट भेज रही थी। डैम, शायद वो मुझे पसंद करने लगी थी। मैं एक शादीशुदा लड़का था और मुझे स्कूल में पढ़ रही किसी लड़की के साथ कोई रिश्ता जोड़कर परेशानी खड़ी नहीं करनी थी। इसलिए मैंने उन नोट्स को हाथ से मोड़ा और उसे पास में बने गटर में फेंक कर गाड़ी लेकर निकल गया। जब उस लड़की ने मुझे वहां से जाते हुए देखा तो उसका चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। मैंने अपनी बीवी को इस बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि वो इस बात का गलत मतलब समझ सकती है। अगले दिन मैंने छुट्टी ली और पूरे दिन अपनी बीवी के साथ बिताया। हम क्लब गए, वहां हमने खूब मस्ती की, नाच गाना किया और उसके बाद भी हमने एक बहुत अच्छा समय साथ में बिताया। अगले दिन रविवार था। मैं पास की मार्केट से घर का कुछ सामान लेने गया। मेरी बीवी भी मेरे साथ थी। हमने कुछ सेब उठाए और तभी मैंने किसी औरत को अपनी बीवी को आवाज देते हुए सुना, रोंडा, कैसी हो तुम? हेलो मिसेस डिम्सी। मेरी बीवी ने मुझे उस औरत से मिलवाया जो कि शहर की मेयर की बीवी थी। मैं उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा कि तभी वो लड़की पीछे से चलती हुई आई। आप जरूर ही इंग्लिश के नए टीचर होंगे। पैमेला ने बताया कि आपने उसे उन लड़कों से परेशान होने से बचाया। मैं झिझकते हुए मुस्कुराने लगा और वो लड़की मेरी बीवी को ऊपर से नीचे तक घूरने लगी। मेरी बीवी मेरे चेहरे पर परेशानी देख सकती थी, इसलिए मैंने उस औरत से कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी,
बल्कि ये तो एक टीचर होने का मेरा फर्ज था। आप कल क्यों नहीं आए मिस्टर टेमेरा? हम सभी उसका ये सवाल सुनकर बहुत हैरान थे और उसी के साथ साथ मैं और अजीब महसूस करने लगा। मुझे बस थोड़ा आराम की जरूरत थी। पूछने के लिए शुक्रिया पैमेला। क्या कल आप स्कूल आएंगे? हाँ, मैं आऊंगा। वो अपनी मॉम के साथ वापस चली गई। दूसरी तरफ मैंने बाकी का सामान ले लिया। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि उस लड़की को क्या हुआ है। मैंने अपनी बीवी को लव नोट्स के अलावा सब कुछ बता दिया। मेरी बीवी ने अपना सर हिलाते हुए हाँ कहा और उसे भी पैमेला अजीब लगी। जिस तरह पैमेला ने मेरी बीवी को ऊपर से नीचे देखा वो उसे अच्छा नहीं लगा। अगले दिन मैंने अपनी क्लास खत्म ही की थी और टीचर्स रूम जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज लगाई, मिस्टर टेमेरा। मैं पीछे मुड़ा और वो लड़की मेरे सामने खड़ी थी। उसे देखकर फिर मैं घबरा गया। मैं आपके लिए कुकीज लाई हूं, मैंने पहली बार बनाई है। शुक्रिया, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता पैमेला। क्यों नहीं? ये आप ही के लिए है। मुझे कुकीज पसंद नहीं, शुक्रिया। उसका मुंह लटक गया और वो बिल्कुल चुप हो गई। मैं झिझकते हुए थोड़ी देर वहां खड़ा रहा और फिर मुड़कर वापस जाने लगा। क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें मुझसे दूर रहने के लिए कहा है? क्या? आखिर तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो? तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ना ही पड़ेगा, वो हमारे बीच आ रही है। यहां मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और उससे धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हारा टीचर हूं पैमेला। बेहतर रहेगा अगर तुम ये बात याद रखो, नहीं तो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा। उसकी आंखें गुस्से में जलने लगी। वो भेड़िए की तरह अपने दांत पीसने लगी और फिर वहां से चली गई। मैंने अपने दिमाग में ठान लिया कि जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तो मैं अपनी बीवी को इस पागल लड़की के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन काम खत्म होने के बाद प्रिंसिपल ने आने वाले एग्जाम्स के सिलसिले में मीटिंग रख ली और मुझे देर तक रुकना पड़ा। जैसे ही मैं वहां से फ्री हुआ मैं फौरन घर भागा। जैसे ही मैं घर के आंगन तक पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। मैं अंदर घुसा तो वहां बहुत सन्नाटा था। रोंडा, मैं आ गया। शायद मैंने उस समय थोड़ा ज्यादा ही जोर से बोल दिया था। अचानक मुझे किचन से किसी के सिसकियां भरने की आवाज आने लगी। मैं उस तरफ गया और मैंने देखा कि पैमेला रोंडा के गले पर चाकू रखकर खड़ी थी और रोंडा ना रोने की कोशिश कर रही थी। हमारी आंखें मिली और मैं उस परिस्थिति की गंभीरता को समझ गया। मैंने पैमेला से बात करना शुरू कर दिया। पैमेला, चाकू नीचे रख दो। क्यों? ताकि तुम इसके लिए मुझे धोखा दे दो? ठीक है, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या सच में? मैंने अपना सर हिलाते हुए उसे कहा हाँ। पैमेला धीरे धीरे पीछे हुई और मेरी तरफ आने लगी। जब वो मेरे काफी करीब थी मैं झट से उसकी तरफ बढ़ा और उसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करने लगा। वो डर गई, इसी वजह से उसने मेरे कंधे पर चाकू मार दिया। जब एम्बुलेंस वाले मुझे स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे तो मैंने रोंडा को रोते हुए सुना और पैमेला पागलों की तरह पुलिस से कह रही थी कि ये मरेगा तो नहीं ना। लेडी पुलिस ने पैमेला को पकड़ा और वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। जब तक एम्बुलेंस के दरवाजे बंद नहीं हुए मैं उसके चिल्लाने की आवाजें सुनता रहा। वो हवा में अपने पैर मार रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी, मिस्टर टेमेरा, मैं कसम खाती हूँ मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। प्लीज मुझसे नफरत मत करना, प्लीज। मुझे 1 महीने बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। मैं अपनी नौकरी छोड़कर कहीं और जाना चाहता था लेकिन रोंडा ने मुझे मना कर दिया। उसने मुझे बताया कि पैमेला को किशोर मानसिक स्थान में रखा गया है और उसके परिवार वाले भी वहां चले गए। मुझे अब भी सपने आते हैं कि पैमेला मेरे बिस्तर के आगे खड़ी है और मेरे पास आकर कह रही है कि आखिर तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हो?